ओके, तो स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास लेंस में। आप हैं अपने बीएम सर के साथ। यार कुछ करो, है ना, कुछ करो, कुछ अलग करो। जैसे क्लास में सभी बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, फर्स्ट कोई एक आता है, टॉप कोई एक करता है। आपको भी कुछ अलग करना है और अलग करने के लिए मैं हूं आपके साथ। तो ऐसे में हम दोनों मिलके कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग करेंगे और एकदम से चेंज कर देंगे हर प्रोसेस को। बात समझ आ रहा है आपको? हर एक प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। आई मीन बेहतर मार्क्स गेन करेंगे, लाइफ में कुछ खास करेंगे, है ना? समझ में आ रही बात? तो अभी हम लोग चल क्या रहा है? क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस सीरीज में अभी तक हमने पढ़ा था जे बर्जीलियस के बारे में, कि बर्जीलियस ने कहा कि देखिए, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है सिंबल्स में, तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन है कि हम लोग एटम्स का वो जो डाल्टन ने सिंबल दिया था बना बना के गोल गोल सा, ऐसा गोल गोल सा हम लोग ना लाएं। क्या करें? हम लोग कुछ यूनिक करें, अलग करें, ठीक है ना? और यूनिक कैसे करेंगे हम लोग? उन्होंने कहा कि चलो भाई सिंबल दे देते हैं, अंग्रेजी के नाम दे देते हैं। लेकिन नाम में भी प्रॉब्लम हुई थी। जैसे कि कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, सीजियम हो गया। अब ये सब सी से शुरू हुए, तब तो बड़ी समस्या हो गई। अब क्या किया जाए? इस प्रॉब्लम को फिर दूर किया मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ने, ठीक है ना? जब मॉडर्न सिंबल बेटा आ गया एलिमेंट्स का, और इसको दिया किसने? एक संस्था है IUPAC। IUPAC भी कुछ लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं इसे, और कुछ लोग IUPAC भी पढ़ते हैं। IUPAC में आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे WHO एक संस्था है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हर व्यक्ति की जो मतलब स्वास्थ्य होती है, उस व्यक्ति की जो हेल्थ होती है, उसका वो देखभाल करती है, ठीक है ना? वही काम IUPAC का है, ठीक है ना? पहले तो IUPAC का फुल फॉर्म आप समझें। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। मेरे साथ एक बार बोलिए आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। असल में ये क्या है? यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक संस्था है। और यह संस्था काम क्या करती है? एक्चुअल में यह संस्था केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक चीज को डील करती है बेटा। केमिस्ट्री में क्या नई खोज हुई, केमिस्ट्री में कुछ बदलाव करना है, केमिस्ट्री में जो कुछ भी आपको करना होता है, कोई नया एलिमेंट डालना है, किसी को हटाना है, या इवन जो कुछ भी काम आपको करना होता है, हर एक चीज का जो मैनेजमेंट है केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो कौन करता है बाबू? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने कहा कि कोई बात नहीं, आपके जितने भी दुख दर्द हैं, है ना, हम उसे समाप्त कर देंगे, है ना? आपके जितने भी दुख दर्द हैं, हम उन्हें क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। कैसे करेंगे? थोड़ा इसको समझिए। ये इसने कहा कि देखिए, जो सिंबल हम लेंगे एलिमेंट का, वो कैसे लेंगे? या तो फर्स्ट 2 लेटर लेंगे, या तो आप फर्स्ट लेटर लेंगे, या फर्स्ट 2 लेटर्स लेंगे, ठीक है ना? जो कहां से रिलेटेड होंगे? या तो इंग्लिश नेम से, या तो लैटिन नेम से। अब यहां आपको एक बात समझनी चाहिए। देखिए, ये अंग्रेज लोग बहुत होशियार होते हैं। उन्होंने अपनी भाषा, अपनी लैटिन भाषा को बचा के रखा, क्योंकि लैटिन और ग्रीक मेरे ख्याल से इन्हीं से जो है अंग्रेजी का जन्म हुआ। लेकिन हमने अपनी जो भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत, उसे खो दिया। अपनी भाषा को बचाइए, ठीक है? तो खैर, अभी यहां पे ध्यान देना है। उन्होंने मॉडर्न सिंबल क्या कहता है? किसने दिया? IUPAC ने। क्या कहता है ये? कि सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो सिंबल होता है, दैट इज द फर्स्ट लेटर। या तो आप उसका पहला लेटर लिखिए, या फिर पहले 2 लेटर्स लिखिए,
बात समझिए आप इसको। और पहले 2 लेटर्स लिख करके, चाहे वो नाम इंग्लिश से आए हुए हो, चाहे वो नाम लैटिन नेम से आए हुए हो, ठीक है ना, लिख दीजिए, आप उसका सिंबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब दूसरी बात क्या कही, अभी एग्जांपल से और बेहतर हम लोग समझेंगे कि अगर इन 2 लेटर्स सिंबल द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल अपर केस, कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं, अपर केस कहते हैं, और सेकेंड लेटर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सल्फर है तो इसके लिए हम यस लिख देते हैं सिंगल लेटर में। पोटेशियम है तो पोटेशियम के लिए हम क्या लिख देते हैं के, क्योंकि ये किससे जन्मा है, कैलियम से जन्मा है। तो या तो आप एक लेटर लीजिए, लेकिन अगर आप 2 लेटर लेते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हम लोगों को समझना है कि अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का हम पहला लेटर कैपिटल में लिखेंगे और दूसरा लेटर स्मॉल में लिखेंगे, यानी कि AL कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, न कि A और L ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। AL को ऐसे लिखना है, यानी कि फर्स्ट लेटर इज इन अपर केस, फर्स्ट लेटर इज इन अपर केस। यहां ध्यान से देखिए, A क्या है, कैपिटल लेटर में होगा, और L क्या होगा आपका, स्मॉल लेटर में होगा। ठीक उसी तरह से, अच्छा ये नहीं होगा, पहला भी कैपिटल में हो दूसरा भी कैपिटल में हो, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। उसी तरह से आपके पास कैल्शियम, तो कैल्शियम को आप लिखेंगे पहला लेटर अपर केस में, C कैपिटल में होगा और A क्या होगा आपका, स्मॉल लेटर में होगा। ये ऐसे होगा, न कि CA ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, दोनों जो है आपके कैपिटल लेटर में नहीं होंगे। अच्छा, दोनों स्मॉल लेटर में भी नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों को स्मॉल लेटर में लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे एल्युमिनियम को आप जो है स्मॉल AL ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन है तो आप क्या लिखेंगे, क्लोरीन को Cl लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल लेटर में अपर केस में बेटा, और दूसरा लेटर जो है वो Cl ऐसे जो लिखा गया है दोनों कैपिटल में, ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो समझिए कि अगर 2 लेटर का केस है, जैसे 1 लेटर का केस है तो उसको एक सिंगल कैपिटल लेटर में लिख के खाली काम खत्म। लेकिन अगर दोनों, जब से देखो अब यही पोटेशियम है तो इसको हम लिखते हैं सिंपल K, लेकिन अगर वही सोडियम है तो एक N कैपिटल और A स्मॉल, ये हो गया सोडियम, क्योंकि नाइट्रियम से जन्मा है, ये लैटिन वर्ड होता है, अभी आगे बताएंगे उसके बारे में हम। तो पहला लेटर क्या होगा बेटा, कैपिटल में, और दूसरा क्या होगा, स्मॉल में होगा। ठीक है ना, समझिएगा आप इस बात को। उसी तरह से एल्युमिनियम है तो कोई भी ऐसा लेटर आपको मिलेगा तो पहला कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में होगा। तीसरी चीज देखिए, यह भी बहुत अच्छी चीज है कि अगर पहले और इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इज सेम, कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जहां पहला लेटर भी वही हो दूसरा लेटर भी वही हो, तब क्या करेंगे हम, तो इसका भी एक तरीका इसने बताया, IUPAC ने क्या कहा, देन वी राइट द फर्स्ट लेटर फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट लेटर लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर द सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट लेटर लिखेंगे और सेकेंड लेटर लिखेंगे दूसरे एलिमेंट के लिए, उसके बाद फर्स्ट लेटर लिखेंगे और थर्ड लेटर लिखेंगे तीसरे एलिमेंट के लिए लिखेंगे। जैसे यहां ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जैसे कार्बन में ये पहला एलिमेंट है जो C से शुरू होता था तो हमने केवल C लिख दिया। कैल्शियम है तो C और A, इन दोनों को हमने क्या किया, ले लिया साथ में सिंबल लिखने के लिए, एक C कैपिटल में और एक स्मॉल में। अब ये तीसरा एलिमेंट आया क्लोरीन, तो पहले को ले लिए, दूसरे को छोड़ करके तीसरी बार में तीसरे एलिमेंट को ले लिया, ये हो गया क्लोरीन, तो ये आपका Cl बन गया वहां पे। एक बार फिर समझिए आप कि जैसे अगर हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल में ये पहला एलिमेंट आता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेंगे केवल कैपिटल लेटर और पहला लेटर लेके हम छोड़ देंगे। दूसरी बार आएगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे और सेकेंड लेटर लेंगे, ठीक है। तीसरा बार अगर फिर से C से शुरू हो रहा है तो अगर C से शुरू हो रहा है तो पहले C तो ले लेंगे और उसके बाद से H को छोड़ के L ले लेंगे, हो गया Cl, बन गया क्लोरीन।
एक जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हम लोग कि करना क्या है। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, हम एलिमेंट के मॉडर्न सिंबल के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, जब बर्जीलियस का सिंबल भी काम नहीं कर पाया, हालांकि शुरुआत वहीं से हुई थी, तो बर्जीलियस के बाद फिर क्या किया गया, क्या नहीं गया, एक्चुअली मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट आया। किसने दिया? आईयूपैक ने। आईयूपैक या IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम की एक संस्था ने दिया। इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू इट, इसके हिसाब से जो सिंबल होते हैं किसी एलिमेंट के, वो या तो फर्स्ट लेटर लिए जाएंगे या फर्स्ट 2 लेटर लिए जाएंगे। कहां से जो नेमेराइज होगा, या तो इंग्लिश नेम होगा या फिर वो क्या होगा, लैटिन नेम होगा। लैटिन एक भाषा होती है, ठीक है। अगर पहले 2 सिंबल्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे अगर सिंगल सिंबल में है तो फिर क्या करेंगे, हम सिंगल सिंगल लिख के खाली हो जाएंगे, जैसे सल्फर या पोटेशियम के। लेकिन अगर 2 को मिला के सिंबल बनाया गया है तो पहली बार जो लेटर लिखा जाएगा वो अपर केस में होगा, यानी कैपिटल लेटर में। दूसरी बार जो यूज होगा वो किस में होगा, स्मॉल लेटर में, यानी कि लोअर केस में, ठीक है ना। जैसे एल्युमिनियम में एक कैपिटल लेटर में या स्मॉल में होगा, न कि दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल में होंगे। कैल्शियम में एक कैपिटल लेटर में, दूसरा स्मॉल लेटर में, न कि दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल में। क्लोरीन में एक कैपिटल एक स्मॉल में, न कि दोनों कैपिटल या स्मॉल में। तीसरी बात कि अगर पहला दूसरा लेटर ऐसे सेम होता है तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लेटर लिख लेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे, दूसरा स्मॉल लेटर ले लेंगे। उसके बाद तीसरी बार अगर शुरू होगा तो पहले को लेंगे, दूसरे को छोड़ के तीसरे को ले लेंगे। ये हुआ बेटा मॉडर्न सिंबल ऑफ द एलिमेंट। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको लैटिन नेम बताएंगे, फिर हम लोग एटॉमिक मास पे विस्तृत चर्चा करेंगे। मे भी हो सकता है थोड़ी वीडियो आपकी लंबी हो जाए, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, आप ये जान लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं बहुत कुछ नया आपको बताऊंगा आज, उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। तो पेन पेपर लेके साथ बैठे रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके वीडियो आप नोट कर लें। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कुछ नाम हम लोगों ने देखा है, तो जो भी सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो 2 तरह की ओरिजिन से है। एक सिंबल जो इंग्लिश अल्फाबेट से है, और एक सिंबल जो होता है बेटा वो आपके लैटिन नेम से जन्मे हुए हैं। कहां से? लैटिन नेम से। एक्चुअली इट इज अ लैंग्वेज, ये एक भाषा है, लैटिन लैंग्वेज। अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो लैटिन से लिए गए हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ यहां पे समराइज करने की कोशिश की है। जैसे हाइड्रोजन, पहला क्या है आपका? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजेनियम से पैदा हुआ है, जिसका सिंबल होता है H। दूसरा हमारे पास क्या है? कार्बन। कार्बन जन्मा है कार्बोनियम से, जिसका सिंबल होता है C। तीसरा होता है हमारे पास नाइट्रोजन, जो जन्मा है नाइट्रोजेनियम से, जिसका सिंबल है N। चौथा हमारे पास है सोडियम, जो जन्मा है बेटा नाइट्रियम से, जिसका सिंबल है Na, ठीक है। वैसे ही पांचवा आपका है, मान लीजिए पोटेशियम, ये जन्मा है कैलियम से, इसीलिए इसका सिंबल K होता है। देखिए, नाम सोडियम है लेकिन सिंबल Na है, क्योंकि ये SODIUM, वैसे तो सिंबल इसका S या फिर SO या SD ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधे इंग्लिश नेम से नहीं लिए गए हैं बेटा, ये कहां से लिए गए हैं? आपके लैटिन नेम से। ये सब हमारे लैटिन नेम्स हैं, ये सब क्या है? लैटिन नेम्स हैं। जैसे आप यहां पे लिख सकते हो कि ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास एलिमेंट्स के नाम हैं, ये हमारे पास क्या है? लैटिन नेम है, और ये इनका क्या है? सिंबल हो गया। समझ में आई बात? तो ये आपका सोडियम क्योंकि नाइट्रियम से लिया गया है, तो नाइट्रियम से लिया गया है इसलिए बेटा इसका सिंबल Na होता है। पोटेशियम है तो इसका नाम है कैलियम, और इसीलिए इसका सिंबल पोटेशियम में P नहीं होता, ये क्या होता है? K होता है, क्योंकि ये K यहां से लिया गया है ऐसे। समझ में आई बात? इसका H लिया गया है, इसका आपका C लिया गया है, इसका N लिया गया है। उसी तरह से देखिए आप कॉपर है, तो कॉपर किससे लिया गया है? C होता है COO, U का नामो निशान कहीं नहीं है इसमें, देखिए COPPER, लेकिन इस COPPER में सिंबल हो जाता है Cu, क्योंकि ये COPPER कॉपर से नहीं लिया गया है, ये क्यूप्रम से लिया गया है। और क्यूप्रम को हम क्या लिखते हैं? Cu लिखेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ से Cu ले लिया गया। उसी तरह से नेक्स्ट आप देख लीजिए सिल्वर, ये तो आपको पता भी होगा, सिल्वर लिया गया है अर्जेंटम से, चांदी, जिसका सिंबल क्या है? S नहीं होगा, Ag होगा,
ए और जी, पहला और तीसरा। उसी तरह से आपके पास है गोल्ड, सोना। सोना क्या है, जी सिंबल नहीं होता है इसका, इसका सिंबल होता है अरम से, AURUM, अरम। और क्या लिया गया है इसके लिए बेटा, AU। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे मरकरी है। अब मरकरी के लिए क्या किया गया है, मरकरी होना चाहिए यम से, MRME कुछ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। क्या किया गया है, यहाँ हम लोगों ने लिया है HG, क्योंकि ये जन्मा है हाइड्रोजाइरम से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, लेड है। अब लेड का सूत्र Le या LD या La नहीं होता, इसका क्या होता है PB, क्योंकि यह क्या है, प्लम्बम से लिया गया है। उसी तरह है आपका टिन, टिन का सिंबल क्या है, SN है, क्योंकि ये जो है स्टैंडम से लिया गया है। फिर है आपका आयरन, आयरन को कहाँ से लिया गया है, फेरम से, इसीलिए इसका सिंबल क्या होता है, Fe। तो चूंकि लैटिन नेम है ना, इसलिए इनका नाम कुछ और होगा, सिंबल कुछ और होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे इंग्लिश नाम से नहीं लिए गए हैं। लेकिन बाकी जो जनरल चीजें हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं जिंक, तो जिंक का सिंबल क्या है, Zn, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। समझा रही बात। उसी तरह से कोई और एलिमेंट आप ले लें, ठीक है ना, जैसे हीलियम है, हीलियम है तो हीलियम का सिंबल हो गया He, ऐसे हो जाता है। तो अदर एलिमेंट्स ऐसे होते रहते हैं, वो तो कॉमन है, कोई बहुत वो नहीं है। और अभी इनिशियल लेवल पे आप एक काम करिए, सभी लोग कम से कम 30 एलिमेंट्स के नाम याद कर लो क्लास 9 10th में स्पेशली। इनिशियली पहले 30 याद करो। लोग कहते हैं कि अरे तुम 108 याद कर लो, ये याद कर लो, कुछ नहीं, पहले आप 30 तक याद करो। मेन अगर आप अपना भला चाहते हैं तो 30 तक आप क्या क्या याद करिए, 30 तक आप इतनी चीजें याद करिए, सबका नाम क्या है, सबके सिंबल क्या है, सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सबका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, और सबका एटॉमिक मास क्या है। ये इतनी चीज अगर आप याद कर लेंगे तो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के इनिशियल लेवल 11th में, 12th में तो कतई नहीं, सोचिएगा भी मत, हाई स्कूल तक आपकी नैया एकदम बहुत अच्छे से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मजा आ जाएगा। यकीन करिए, मैं झूठ नहीं कह रहा, सच में। हाँ, 12th में जाएंगे तो पूरा पीरियड टेबल लर्न करना पड़ेगा, ये बात आप स्ट्रिक्टली बहुत अच्छे से समझ लें, तो इसी में आपकी भलाई है। इज दैट क्लियर, आर हैविंग एनी डाउट, पक्का है ना, ओके। तो ये हमारे लैटिन नेम्स हैं, ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या करिए, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम लोगों ने सिंबल्स देख लिए, ठीक है। अब जब सिंबल मिल गया एलिमेंट का, तो ये हुआ कि थोड़ा इसका मास देखा जाए, क्योंकि देखो केमिकल कैलकुलेशन करने के लिए बेटा हमें मास की जरूरत पड़ती है। अब मास आए कैसे, एक ऐसी चीज जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसका वजन करना है। सोचो, इतनी छोटी चीज जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते हैं, और उसको आपको तौलना है, कैसे तौलेंगे भाई। लेकिन फिर आ गए डाल्टन महाराज, फिर आए। ये बंदा बड़ा यूनिक है भाई, फिर आए डाल्टन महाराज। और डाल्टन ने आकर के एकदम स्माइलिंग फेस ऐसे देते हुए आकर के कहा कि क्यों चिंता करते हो भाई, मैं हूं ना, है ना, मैं हूं ना। डाल्टन जो है मुस्कुराते हुए, है ना, अपने खूबसूरत बालों के साथ आए और आकर के कहे कि पहला व्यक्ति जिसने एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को दिया। फिर वही बात देखिए, कितना इंपॉर्टेंट आदमी। तो पहला एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास का किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। यही है, सोच लीजिए। अच्छा, एटॉमिक मास का मतलब क्या, कि मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का मास निकाल दीजिए, एटॉमिक मास हो गया। अब आप कहेंगे कि अरे गुरुजी, जिस चीज को अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते उसका मास कैसे निकालेंगे भाई, ये तो बड़ा कठिन कार्य हो गया। हाँ, कठिन तो था, लेकिन यार असंभव नहीं था। आप भी अपने जीवन में सोचिए, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो जीवन में कठिन होंगे, जैसे क्लास में फर्स्ट आना, फर्स्ट आ करके फर्स्ट पोजीशन पर बने रहना, ये सारे काम कठिन हैं, पर असंभव नहीं है। इंसान चांद पे पहुंच गया, है ना,
ऐसे वो ऐसा तो है नहीं वो रजाई ओढ़ के खाली सोए थे, सपना देख रहे थे हम चांद पे पहुंच गए तो सपने में वापस आ जाएंगे, ये भी कंफर्म है। मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं करने पे जीवन में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, जानते हो क्या? अगर आप मान लो कुछ नहीं कर रहे हो तो जीवन में सिर्फ आपको एक चीज मिलेगी, और वो है कुछ नहीं। कुछ नहीं करने पर बस एक ही चीज मिलती है और उसका नाम है कुछ नहीं। कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा। आपको तो बहुत कुछ करना है ना, तो बहुत कुछ करिए, मेहनत करिए। चलिए, तो पहली बार एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को लेकर के कौन आए? जॉन डाल्टन। ठीक, और उन्होंने बताया कि भाई एटॉमिक मास का मतलब क्या? कुछ नहीं, मास ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। किसी एटम का मास निकाल दीजिए, हो जाएगा एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास आए कैसे? समस्या ये हुई, जैसे आप कोई भी चीज बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि भैया 1 किलो आलू दे दीजिए, है ना? दुकान पे गए 1 किलो चीनी ले लिए। आप 5 किलो भी ले सकते हैं, आप ज्यादा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिए कैसे होता है। पहले ये चलता है तराजू, अभी भी चलता है पर कम चलता है, अब तो डिजिटल बैलेंस आ गया है, बटन दबाइए सेट करिए, सारी चीजें आ जाती हैं। तो तराजू में क्या करता है, अगर आपको जो भी चीज चाहिए तो वो क्या करेगा, उतने किलो का बाट वहां पे रखेगा। जैसे आपने कहा कि मुझे 2 किलो आम चाहिए, तो वो 2 किलो का बाट यहाँ पे रखेगा, और फिर 2 किलो आम जो है यहाँ पे आपको तौल करके दे देगा। खूबसूरत आम है ना, कैसे बनाए फिगर, ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, एडजस्ट कर लीजिए। तब भी मान लो एक आम 1 किलो का है, 2 किलो आम उसने तौल के दे दिया। अगर वह आपको ऐसे ही 2 आम उठा के दे कि भैया 2 किलो है ले जाओ, आप मानेंगे? कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तौल के दो भाई, तौल के दो, नहीं तो मम्मी डांटेगी घर पे, हड़काएगी घर पे, कहाँ से लेके चला आया, 100 ग्राम कम है। और उस तरह से आप तौल के ले जाएंगे तो आप कहेंगे भाई तौलवा के लाए हैं, ऐसे नहीं मानेंगे हम। ठीक है, तो आप 2 किलो के मास को मानेंगे कैसे? अगर वो इस तरफ कोई वजन, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ में आ गया आपको तो मजा आ जाएगा। अगर वह 2 किलो का बाट इधर न रखे और 2 किलो आम आपको तौल के दे दे तो आप मानेंगे? कतई नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। और वहीं अगर वो 2 किलो का बाट रख करके और फिर अगर आपको वह 2 किलो आम तौल के देता है तो आप इस बात को मानोगे, स्वीकार करोगे, कहोगे हाँ भैया ठीक है 2 किलो है, मानते हैं, चलो। थोड़ा बढ़ जाएगा तो खुश भी हो जाएंगे कि यार थोड़ा बढ़ा के दे रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको मान लेंगे कि यह आम 2 किलो आपका है। तो असल में आप क्या कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में मास को कैलकुलेट करने के लिए आप कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। और ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं, एक बार इस तरफ रख करके एक बार वो आम या सेब आप रखते हैं तो क्या करता है, एक उठाता है, रखता है, देखता है हल्का है, उसको उठा के रख देता है। फिर कोई उठा लिया तो भारी है, तो भारी रखेगा तो वजन ज्यादा हो जाएगा, फिर उठा के रख देगा। ऐसा वजन करते समय होता है कि नहीं होता है? तो जब भारी वाला रखते हैं तो आप कहते हैं अरे भैया दे दो, क्या यार इतना तुम भी। हालांकि वो दे भी देते हैं सब कभी कभी, और कुछ लोग नहीं भी देते हैं, बड़े स्पेशल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप करते क्या हैं, आप मास का जो है एक कंपैरिजन करते हैं, एक रिलेशनशिप निकालते हैं। और जब आप कंपैरिजन करते हैं और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जब बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं 2 किलो हो गया, प्रसन्नम च। ठीक है ना, तो अब 2 किलो हो गया। तो अब चूंकि ऐसे में आपने कंपैरिजन किया, यानी कि कंपैरिजन के दौरान आपने क्या किया, आपने एक रिलेशनशिप बनाया, किसके बीच में, 2 किलो के का जो बाट है आपका उसमें और आम के बीच में। ठीक है, तो चूंकि आपने रिलेशन बनाया, इसीलिए जो जब आप किसी चीज का मास कैलकुलेट करते हैं तो वह मास जनरल मास नहीं होता है, वो क्या होता है, रिलेटिव मास कहलाता है। यानी बाजार में आप जब जब सब्जी खरीदेंगे तो आप मास के अकॉर्डिंगली नहीं खरीदेंगे, आप कैसे खरीदेंगे, रिलेटिव मास के अकॉर्डिंग खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे बेटा, रिलेटिव मास के अकॉर्डिंग खरीदेंगे। यानी हम लोग जब भी किसी मास को कैलकुलेट करते हैं तो हम जनरली मास नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव मास निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखो, अब प्रॉब्लम ये हुई कि एक ऐसी चीज इतनी छोटी, कोरोना वायरस टाइप की, जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसका रिलेशनशिप हम कैसे निकालें? प्रॉब्लम हुई ना, एक ऐसी चीज जिसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते,
दिखाई नहीं दे रहा है और उसका वजन करना है, कैसे करेंगे? क्या उठा के क्या रखेंगे? दिक्कत है ना। तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कहा गया कि ठीक है, अगर एटम है और वो बहुत छोटा है, बहुत हल्का है, तो क्यों ना हम इसका कंपैरिजन हाइड्रोजन से करें? क्यों ना हम इस चीज का कंपैरिजन किससे करें? हाइड्रोजन से करें। हाइड्रोजन जिसका मास क्या होता है? बहुत ही कम होता है। हाइड्रोजन जिसका मास क्या है? बहुत ही कम है। तो ऐसी सिचुएशन में हाइड्रोजन से पहली बार उसका मास कंपेयर किया गया, क्योंकि ये सबसे हल्का था। समझा नहीं बात? लेकिन ये भी चला नहीं, क्योंकि ये इतना हल्का होता है, बाद में जब कुछ भारी भारी एलिमेंट खोज दिए गए तो क्या पता चला कभी डेसिमल में या फ्रैक्शन में मास आने लगा, तो डेसिमल उस्मल में आने की वजह से, फ्रैक्शन में आने की वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अच्छा, तर्क सही था कि बहुत छोटा है, सबसे हल्का है, तो क्यों ना इसी से कंपेयर किया जाए। उसके बाद लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना ऑक्सीजन से कंपेयर किया जाए, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो ऑक्सीजन से भी कंपेयर किया गया, लेकिन यह भी फेल हो गया। हाइड्रोजन भी फेल हो गया और ऑक्सीजन भी फेल हो गया। अब तीसरी बार एबेंडेंसी को आधार बनाया गया। किसको आधार बनाया गया बेटा? एबेंडेंसी को। एबेंडेंसी का मतलब क्या होता है? बहुतायत में पाया जाना, मैक्सिमम में चीजों में पाया जाना। ओवरऑल कंपैरिजन करके देखा गया। आप भी अपने नियर बाई कंपैरिजन करके देखिए, अपने अगल बगल की चीजों को, अपने अभी देखो जहां पे आप बैठे वहां पे देखिए आपके आसपास लगभग 70 से 80% ऐसी चीजें मौजूद होंगी जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा। जैसे ये हमने पहना हुआ है, इसमें कार्बन है। आपके शर्ट में जो बटन है वो भी कार्बन है। आप जिस चौकी पे या बेड पे बैठे होंगे, लकड़ी, वो भी कार्बन है। मोस्ट ऑफ द चीजें आपके घर के आसपास जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो क्या है? कार्बन ही है। समझिए आप इस बात को। तो कार्बन से, अब कार्बन में भी 3 आइसोटोप थे, तो किसको लिया जाए? तो उसमें भी देखा गया कि सबसे ज्यादा एबेंडेंस कौन है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो ये लगभग 98% या उससे भी ज्यादा या उसके आसपास पाया जाता है, C12। इसलिए किसको लिया गया? C12 को लिया गया। किसको लिया गया बेटा? C12 को लिया गया। C12 को लिया गया। C13 और C14 को छोड़ दिया गया। कहा गया कि भाई साहब आप ना जो है बहुत कम पाए जाते हैं, तो हम आपको छोड़ देते हैं। अब C12 से कंपैरिजन करने की बारी आई। हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया गया। किसको लिया गया? C12, कार्बन 12 को लिया गया और कहा गया कि इसी से कंपेयर करके हम लोग बता देंगे। अब इससे कैसे बताया गया ये भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। पेन पेपर लेके बैठना बेटा कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना। कोई भी आप रील्स नहीं देख रहे हैं कि हाँ डांस होगा, गाना बजेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, ठीक है। तो C12 से कंपैरिजन करने पर कैसे क्या मिला अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं क्या करना है। ओके वेल, तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यार अब देखो बात जरा समझते हैं और बिल्कुल एकदम आप कंसंट्रेट रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में जो एटॉमिक मास प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज करते हैं वह एटॉमिक मास फिर से एक बार किसने दिया है? आईयूपैक ने दिया। किसने दिया बेटा? आईयूपैक ने दिया। आईयूपैक ने कहा कि जैसे कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? सब जगह, लगभग हर जगह कार्बन 12 पाया जाता है बेटा। तो क्या किया गया, कार्बन 12 को लेकर के और जो है जैसे कोई स्केल होती है ना, मान लीजिए 12 यूनिट की कोई स्केल है, आप कार्बन 12 का एक एटम लीजिए और मान के चलिए कि यह एक स्केल है जो कि 12 सेंटीमीटर की है और वो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड है और उसके 12 में से 12 इक्वल पार्ट को आप लीजिए और जब इसमें से कोई भी एक पार्ट, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने शेड किया है वही आप लेंगे, आप पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा कोई भी ले सकते हैं। जब आप इसमें से 1/12 पार्ट आप इसमें से लेंगे तो यह जो पार्ट आपका होगा, बात समझिएगा, इसे हम कहेंगे 1/12 पार्ट। अब मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या हम इसको नहीं ले सकते? भाई ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, मैंने एट रैंडम ऐसे इसको ले लिया है, ठीक है ना। तो कहा गया कि अगर आपको एटॉमिक मास जानना है किसी भी एलिमेंट का या उसके एक एटम का एटॉमिक मास जानना है तो आप उसको भाई साहब कंपेयर कर दो। क्या करो? कंपेयर कर दो।
कंपेयर कर दो किससे, 1 AMU से। किससे कर दो, 1 AMU से। अब वही समस्या कि आखिर ये 1 AMU क्या है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो 1 AMU की परिभाषा है, आप इसे जरूर नोट करें कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स ऑफ द एटम। यानी कि कार्बन 12 का एक आइसोटोप ले लीजिए और उसके एक एटम का 1/12th मास, यानी कि ये कार्बन 12 का एक एटम का 1/12th पार्ट है, इसी हिस्से के वजन के बराबर, इसी पार्ट के मास के बराबर क्या होगा, 1 AMU कहलाता है। फिर से सुनो एक बार, इसको समझो, ये जरूरी है। 1 AMU का मतलब क्या हुआ, देखो किसी भी एलिमेंट के एटम का मास आपको कंपेयर करना है तो आप किससे करोगे, किससे करोगे, 1 AMU से करोगे। अब 1 AMU आया कहां से, कैसे आया, थोड़ा देखिए। 1 AMU आया जब आपने कार्बन 12, कार्बन के 3 आइसोटोप 12, 13, 14, कार्बन 12 लिया, उसका एक एटम लिया, उसके एक एटम को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसमें से कोई भी एक हिस्सा आपने उठा लिया। आप NCERT में देखेंगे तो वहां उसने क्या किया है, एक खरबूजा लिया है और एक खरबूजे को 12 इक्वल पीसेस में बांट दिया है। जैसे एक खरबूजा आप लीजिए और उस खरबूजे को 12 बराबर भागों में आप बांट दीजिए, ठीक है। 12 बराबर भागों में से आप कोई भी एक हिस्सा उठाएंगे तो वो क्या होगा, 1/12। जैसे आप 12 सिक्का ले लो, कॉइन 1-1 रुपए का, और उसमें से कोई भी एक सिक्का उठाएंगे तो वो क्या होगा, 1/12, यानी 12 में से एक। समझो, 12 सिक्का ले लीजिए, सेम शेप और साइज का, 1-1 रुपए का, उनमें से एक सिक्का आप उठा लीजिए तो वह सिक्का कितना हुआ, वह सिक्का हो गया 1/12, यानी 12 में से एक। वैसे ही क्या किया गया, कार्बन लिया गया और कार्बन में क्या किया गया बेटा, कार्बन के एक हिस्से को, कार्बन के एक एटम को लेकर के और उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसका एक पार्ट लिया गया, उसी को कहा गया 1/12। तो इसी 1/12 के मास के बराबर क्या होता है, एक्चुअल में 1 AMU होता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब देखो, आमतौर पे मॉडर्न टाइम में हम मास निकालने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। ये चीज आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, MSc वगैरह में, अभी आपको जानना नहीं है। बस आप इतना ही जानिए कि मॉडर्न टाइम में मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड के द्वारा हम किसी भी एलिमेंट का मास निकालते हैं, सॉरी किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकालते हैं। ठीक है ना। अब देखो, तो मान लो उसी से अगर कार्बन के एक एटम का मास निकाला गया तो कार्बन के एक एटम का मास कितना आया, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। फिर से समझो क्या हुआ, कार्बन 12 के एक एटम का मास जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला गया, ये ऑब्जर्व वैल्यू है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये कितना मिला हमको, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम मिला। ध्यान से समझना, ओके। तो अब एक एटम का मास क्या होता है, 1 AMU के बराबर होता है, यानी कि 1 AMU का मास तब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कार्बन का, 1.99 इंटू 10⁻23। अब जब अगर आपको सिंगल 1 AMU का मान निकालना है तो अपान 12 से भाग दे दीजिए, 12 से भाग देंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। अब इसमें से डेसिमल को एक प्लेस इधर ले जाएंगे तो पावर जो है -23 से -24 हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ओवरऑल जो वैल्यू हमको मिली वो कुछ इस तरह से मिली। कितनी मिली कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ में आई बात। अब देखो, अगर जैसे मान लीजिए कि आपको हाइड्रोजन एटम का मास कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे। देखो, हम जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम की हम बात करें तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम और 1 AMU की वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब आप क्या करिए, तो इस मास में इस AMU की वैल्यू से इस ग्राम से क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए। तो 10⁻24 से 10⁻24 ग्राम कैंसिल, और इससे जब आप इसको काटेंगे तो ये 1.079 या के आसपास कुछ आता है, जिसको अप्रॉक्सीमेट करके हम 1 AMU कहते हैं।
अब थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि सोडियम जो होता है, सोडियम का मास जो है 23U है, सोडियम का मास कितना है 23U है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक सोडियम का एटम, ठीक है, 23 गुना भारी होगा। किससे, किससे होगा, कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट के हिस्से से। यानी कि आप कार्बन 12 लीजिए, उसका एक एटम लीजिए, ठीक है ना, कार्बन 12 लीजिए और उसका 1/12 पार्ट लीजिए, उसके 1/12 पार्ट के मास से 23 गुना भारी होगा सोडियम। बात समझ में आया? चलिए, और ठीक है, अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, मॉडर्न टाइम में AMU को IUPAC ने रिप्लेस कर दिया है और एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे अब हम लोग U का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको? यूनिफाइड मास कहते हैं। अब हम लोग AMU नहीं कहते, क्या कहते हैं? U कहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। इज दैट क्लियर? एक क्विक रिकैप करते हैं कि एटॉमिक मास का मतलब क्या है। अच्छा, एटॉमिक मास का मतलब है कि मास ऑफ द एटम, एटम का मास। प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग मास यूज करते हैं, इसको किसने दिया है? IUPAC ने दिया है। IUPAC ने क्या कहा कि आप कार्बन 12 लीजिए, इसका एक एटम लीजिए, उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कोई भी पार्ट आप उठाइए, उसे हम क्या कहेंगे? 1/12 पार्ट। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि अगर आपको कंपेयर करना है तो आप एक AMU से उसको कंपेयर कर दीजिए। एक AMU की वैल्यू आएगी कैसे? एक्चुअली ये आएगा तब जब आप कार्बन का एटम लीजिए, एक एटम लीजिए, उसका मास निकालिए, उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब एक AMU की वैल्यू निकालने के लिए 1.99 इंटू 10⁻⁻23 में 12 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 0.166 इंटू 10⁻⁻23। डेसिमल को एक अंक प्लेस करेंगे, इधर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। अब जब हम सॉल्व किए हैं तो हमको पता चला है कि एक AMU की जो वैल्यू होती है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। तो अगर आपको किसी भी एटम का मास कंपेयर करना है तो इसी एक AMU को आप बैलेंस पे एक तरफ रखिए, तराजू के एक तरफ इसको रखिए और दूसरी तरफ किसी और एलिमेंट को रख दीजिए। ठीक है ना, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि अगर ये एक तराजू है, थोड़ा फिगर छोटा बनाना पड़ा, लेकिन प्लीज आप जरा समझने की कोशिश करिएगा, जगह नहीं है। ठीक है ना, तो अगर सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो इसको क्या करना होगा? 23 टाइम्स रखना होगा। इसको 23 बार आप रखेंगे, यही वैल्यू उठा करके, तब जा करके यह इसके मास के बराबर होगा। समझ में कुछ आया? ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कैसे निकाले इसको? AMU में हाइड्रोजन का मास हमने लिखा, उसके बाद से एक AMU की वैल्यू लिखी, इसको डिवाइड किया, कितना मिला? अप्रॉक्सीमेटली 1.007, जिसको अप्रॉक्सीमेट करके हमको कितना मिल गया? लगभग 1 AMU मिला। तो इस तरह से, ठीक है, एटॉमिक मास की पूरी खोज हुई और प्रेजेंट टाइम में हम लोग बेटा इसी को यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना अपना ख्याल रखिए। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई हो, लेकिन आई थिंक कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन सभी लोगों को भेजिए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। सबको ज़रूरत है भाई, क्लास 9th के सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने BM सर के साथ हैं। ठीक है ना, सो फार अभी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को। ओके, बाय।